Okay, hello everyone. This is module second, lecture number 4 in the subject of design of concrete structures, KCE 601 in AKTU subject code. As you see in the heading in the topic, we will discuss about the introduction of the development length. Before we starting this, first of all introduce to myself. Myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department of Civil Engineering, BBD and IIT Lucknow. Okay. So, this is your design of concrete structures KCE 601, module 2, lecture number 4. As you seen in topic, the introduction of development length. I told you before we starting, in this lecture and in next lecture we have discussed about the development length. First of all, we have discussed about what is mean by development length. Okay. So, length of member required to develop the full bond is called the एंकरेज लेंथ होती है, और जो वो उसमें लेंथ हम प्रोवाइड कराते हैं उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ज़रूरत पड़ती है। बात ये हुई कि ये कहाँ से आई डेवलपमेंट लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ कोई अलग टर्म नहीं है, ये हम अपने बीम में ही आ रहे हैं, और बीम में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो कितनी रेनफोर्समेंट हम टेंशन जोन में प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ हमको चाहिए ऐसी जिसका नाम डेवलपमेंट लेंथ रख दिया गया। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम इस लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताना चाहूँगा। वो न्यूमेरिकल जो आपको लास्ट लेक्चर में आपने जब पढ़ा था कर्टेलमेंट के बारे में और डिजाइनिंग जो कर रहे थे उसके बारे में। ठीक है, तो वो आपको बताना चाहेंगे हम। तो ये न्यूमेरिकल आपका जो है ये चीज़, ठीक है। फिर डेवलपमेंट लेंथ पर आते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द शियर रिइंफोर्समेंट of the simply supported beam of effective span 8 meter whose cross section is shown in figure. Factored shear forces is 250 kilonewton. Use M20 and FE 415. इतनी चीज़ें आपको गिवन हैं सारी चीज़ें कि इसमें क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द शियर रिइंफोर्समेंट। जो आपने पढ़ा है कि शियर रिइंफोर्समेंट इस मॉड्यूल 2 में पढ़ रहे हो, तो अगर ये न्यूमेरिकल देख लिए तो सारे जो मैंने टर्म्स डिफाइन किए थे वो सब आ जाएंगे इसमें। मतलब कि आप जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो वो इस न्यूमेरिकल से समझ सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी शियर इन्फोर्समेंट हमको प्रोवाइड करानी है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको उसमें से ये देखना है, उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, उसमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ पूछी गई है, ये चीज़ अगर फाइंड कर ली है फिर आप देखिए कौन से हम फार्मूले यूज कर सकते हैं और वो टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना फाइंड करना है आपको। ठीक है, इतनी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम इस न्यूमेरिकल में अगर देखें तो हमको फाइंड करना है शियर रिइंफोर्समेंट। शियर रिइंफोर्समेंट वो रिइंफोर्समेंट जो एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड कर रहे थे स्टीरअप के टर्म में, जो हमारी मेन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट थी उनके अलावा। यहाँ पर जो फैक्टर्ड शियर फोर्स दिया गया है VU वो दे दिया गया 250 किलो न्यूटन आपको। M20 ग्रेड की कंक्रीट दी गई है, ध्यान रखिएगा इन सभी पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, और FE 415 की यहाँ पर स्टील की ग्रेड दी गई है। ये क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है, कोई रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी इफेक्टिव डेप्थ जो दी गई है वो 450 mm दी गई है, और उसका जो ये इफेक्टिव कर्व है यहाँ से देखिए इसके सेंटर से है वो 50 mm का दिया गया है। इसके विड्थ जो बीम की दी गई 250 mm दी गई है, और जो टेंशन में आपकी टेंशन जोन में आपको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई हैं वो आपको दी गई हैं 4 रेनफोर्समेंट आपको दिख रही हैं। उसमें से 2 रेनफोर्समेंट आपकी जो दी गई हैं वो आपको दी गई हैं 225 की, और 2 दी गई हैं 20 mm क्रॉस सेक्शनल डायमीटर की। समझ रहे हो, ध्यान से समझना, दोनों बिल्कुल बैरी कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आपको प्रोवाइड की गई हैं 25 mm की और 2 20 mm की। उसके बाद में ये हमारी दी गई है शियर स्टीरअप्स। ठीक है, जो स्टीरअप्स प्रोवाइड की गई हैं वो इस तरीके से दी गई हैं। तो यहाँ पर आपने ऐसे ये होल्ड करके बनाया था, मैंने बताया था कैसे रखते हैं। ये जो यहाँ पर कंप्रेशन जोन में जो होल्डिंग बार्स दी गई हैं उनके डायमीटर दिए गए हैं, 2 होल्डिंग बार्स हैं 12 mm का।
ठीक है, समझ गए हो होल्डिंग वाल्स। और ये जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई वो हमारी दी गई हैं 10 mm का डायमीटर के साथ में एट द रेट 145 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये सारी चीज़ें हमको ये तो फाइंड करना है पूरा 10 mm की कितनी प्रोवाइड करानी है, ठीक है, यही प्रोवाइड करना है। तो इस डायग्राम में तो ये बना दिया, न्यूमेरिकल है, तो ये चीज़ हमको बतानी है, स्पेसिंग बतानी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो टेंशन में हमारी जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है उसकी एरिया फाइंड कर लूँ। गिवन द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हमको ये चाहिए होगा। तो यहाँ से अगर AST फाइंड कर लोगे आप, ठीक है, π/4 इंटू फाई स्क्वायर से, तो ये इंटू 2 + 2 इंटू π/4 फाई 2 स्क्वायर, दोनों अलग अलग दी गई हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, तो इससे निकल आएगा। तो उससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। ये P कैसे निकलेगा, 100 इंटू AST/VD, तो जब निकल कर आया 1.43। अब आप कोड में देखिएगा जाके, ठीक है। तो 1.43 के लिए क्या होगा कि आपको नहीं दिया होगा, तो वहाँ पे हम लीनियर इंटरपोलेशन से वैल्यू निकालेंगे टाउ सी की। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विदाउट शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड जब करते हैं तो टाउ सी पहले निकालते हैं कि वो उतनी शियर स्ट्रेंथ उसकी गिर रहती है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो वो टाउ सी जब निकालेंगे डिपेंड किस पे करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन अ बीम। तो हमने परसेंटेज ऑफ स्टील पहले निकाल लिया, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे ये बता दिया। और फिर हमने ग्रेड हमें पता है M20 दी गई है, उसके लिए टेबल में जाके आप देख सकते हो, ना समझा प्रीवियस लेक्चर में देखिए कैसे टेबल देखते हैं। तो हमने वैल्यू ये इंटरपोलेशन से निकाली, ये वैल्यू हमारी है 0.706 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बाय लीनियर इंटरपोलेशन था उसके द्वारा निकाल लिए। फिर हमको जब यहाँ पर शियर फोर्स गिवन है तो फिर हम निकाल लेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी, दैट इज VU/BD मैंने बताया था, ठीक है, ये IS कोड ने फार्मूला दिया है आपको। तो यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी है VU की 250 इंटू 10⁻3, 250 इंटू 450 ये दिया गया किलो न्यूटन में, तो हमने न्यूटन में चेंज कर लिया। तो फिर हमने सॉल्व किया तो ये 2.22 न्यूटन पर mm आ गया। अब तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर ग्रेड दी गई है तो ग्रेड के लिए टाउ सी मैक्स कितना होगा वो टेबल से हमको देखना है। तो M20 के लिए होती है वैल्यू 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तीनों वैल्यू आपको मैंने बताया था ना शियर के लिए कि टाउ सी, टाउ वी एंड टाउ सी मैक्स, ये तीन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर जब हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली सबसे पहले, तब फिर मैंने चेक किया कि हैंस टाउ वी जो है वो टाउ सी से ग्रेटर है और टाउ सी मैक्स से कम है। सो शियर एनफोर्समेंट नीडेड फॉर द शियर फोर्स। इसलिए हमको क्या है कि शियर एनफोर्समेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये टाउ वी आपका टाउ सी से कम आ जाता तो टाउ सी उतना तो हमारा शियर ऐसे विदाउट शियर एनफोर्समेंट बीम शियर स्ट्रेंथ को हैंडल कर लेती है, तो फिर हमको शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे पहली कंडीशन है कि शियर एनफोर्समेंट जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए हो कि ये हमारी है और इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकते थे, फिर हमें और चीज़ें चेंज करनी पड़ती। तो फिर हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जब ये चीज़ पता चल गया कि अब हमको शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले VUS कितना फोर्स जो होगा वो फाइंड करना है। तो वो जो फाइंड करोगे जितना फैक्टर्ड लोड है उसमें से जितना वो फोर्स पहले विदाउट शियर एनफोर्समेंट गेन के साथ गेन कर सकते उसको हटा दो। तो उस फोर्स में से फैक्टर्ड जो शियर फोर्स आ रहा था उसमें से इसको माइनस किया हमने, तो हमको मिल गया इतने किलो न्यूटन लोड। अब इसके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे, हम अगर एज्यूम कर रहे हैं अभी दो चीज़ें, ठीक है, 8 mm की एज्यूम कर ले रहे हैं और 10 mm की एज्यूम करके मैं दो बार कर रहा हूँ। एक बार अगर मैंने कहा कि जो शियर एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो 8 mm की हैं और 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारा ASV कितना आ जाएगा, 2 इंटू 58 mm प्रोवाइड करोगे 50 आएगा, 2 लेग है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 100 mm स्क्वायर है। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स एज ऑब्टेन, तो हमने यहाँ से क्या किया, अगर 8 mm की प्रोवाइड की 2 लेग स्टीरअप्स, ठीक है, तो स्पेसिंग कितनी आप प्रोवाइड कराओगे वो आप देखेंगे, चेक करना रहता है इस फार्मूले से। तो हमारी आ गई 95.25, हम कह सकते हैं 95 mm, 96 नहीं कह सकते क्योंकि ये बढ़ जाएगी फिर हमारी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम कहीं कंडीशन ऐसी हो तो बढ़ा नहीं सकते, उसके बस थोड़ा कम स्पेसिंग कम कर दोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कम तो नहीं होगी स्ट्रेंथ, तो इसलिए हमने 95 mm ले लिया। अब अगर मैं 10 mm की अगर
2 लेग वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करा दें तो हमारी ASB 157 हो जाएगी और उसकी स्पेसिंग कितनी आएगी, इसकी 100 आई थी एरिया और यहाँ पे 157 आ जाएगी जब 10 mm की रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराओगे तो स्पेसिंग आ गई 149। अब ये देखना है आपको कि अच्छा कौन से डायमीटर की सर मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर हम IS कोड की जो भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने हमें बताई हैं कंडीशन उनको देखेंगे। हमको बताया है कि जब आप वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करा रहे होंगे तो जो स्पेसिंग है 0.75D, ओके, ये देखिए इससे आपको मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप जो रहेगी वो 0.75D रखनी है, ठीक है। तो फिर अगर हम यहाँ से 0.75D से निकालें तो 300 mm आ रही है हमारी, इसका मतलब 300 mm मैक्सिमम आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो फिर जब प्रोवाइड कराओगे तो 300 मैक्सिमम प्रोवाइड कराओगे तो ज़रूरी थोड़ी कि आप इतना कम प्रोवाइड करा दो 95, तो हम ये कह लें 157 150 तो कम लगेंगे हमारी रेनफोर्समेंट, क्यों, क्योंकि हम प्रोवाइड तो 300 तक करा सकते हैं। तो फिर हमने इसलिए कहा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 12 mm की हम प्रोवाइड करा दें तो स्पेसिंग और बढ़ जाएगी हमारी, ओके वो भी हो जाएगी, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको कितने mm की हमारी मेन टेंसाइल फोर्स वाली रेनफोर्समेंट दी गई, होल्डिंग बार कितनी दी गई है, और फिर ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी कि कितना ठीक रहेगा। तो हमने 10 mm वाला मान लिया, 2 लेग को प्रोवाइड करा तो 150 mm हमारा ठीक है स्पेसिंग, क्योंकि 300 मैक्सिमम प्रोवाइड करा सकते हो तो 150 हमने प्रोवाइड किया, इसका मतलब सेफ है हमारी बीम, ओके। अब जब आपने 150 प्रोवाइड कराया तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट भी चेक कर लो, कंडीशन जो कोड ने दिए, ये फार्मूला बताए थे इसमें, क्योंकि अब आपको स्पेसिंग तो पता चल गई है। अगर वहाँ पे ज़्यादा कम कर दोगे तो यहाँ पर भी समस्या हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी शियर रिइंफोर्समेंट, तो ये ध्यान रखना है। और अगर आप ज़्यादा आप डायमीटर बढ़ा दोगे तब भी समस्या हो जाएगी, तो मिनिमम वाली ये वाली कंडीशन में भी, ठीक है। तो अब अगर हमने स्पेसिंग पता चल गया, हमको FY पता है, B पता, सब पता, तो यहाँ से अगर मैं AIS मिनिमम चेक करूँ तो हमारी 40 mm स्क्वायर मिनिमम चाहिए। अब हमको पता है कि 40 mm स्क्वायर मिनिमम चाहिए, और जबकि हमारी कितनी मैंने प्रोवाइड की है 157 ये एरिया है जब 10 mm की, तो 157, तो हमारी ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि इससे तो कम नहीं है, सेफ है। इसका मतलब तो हमने सेलेक्ट किया कि 10 mm 2 लेग स्टीरअप एट द रेट 145 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सी डिजाइनिंग है, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, यहाँ से फिर से देख लो, ये न्यूमेरिकल है पूरा, और यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, सब बनाई हैं आपको, इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये आपने देख लिया शियर कैसे हम कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट लेंथ समझिए कैसे डेवलपमेंट, तो इसमें क्या होता है, द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल so that they can act together without any slip in the loaded structure. With the perfect bond between them, the plane section of beam remain plane even after bending. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंक्रीट बीम बना रहे हो और उसमें रेनफोर्समेंट डाल रहे हो, तो अगर कंक्रीट और रेनफोर्समेंट, जैसे हाथ से हमने पकड़ा इसको, और अगर इन दोनों के आपस में इतना फोर्स नहीं है कि इसको रोक सके, तो इसको खींचोगे, खींच गया, ओके, ऐसे आराम से। ये क्यों हो गया, स्लिप कर गया। तो अगर कहीं रेनफोर्समेंट और कंक्रीट की आपस में बॉन्डिंग नहीं अच्छी है तो स्लिप कर जाएगी रेनफोर्समेंट। तो जैसे ही आपने बेंडिंग फोर्स लोड लगाया, तो जैसे ये हुआ तो नीचे टेंशन आया, अब अपने आप ही खींच के चली गई। अब क्या हुआ, बीम तो फेल कर गई हमारी। तो ऐसा नहीं है, हमको ये सबसे पहले मान के चल रहा है कि अगर हमने दो चीज़ें प्रोवाइड की तो अब दोनों बिल्कुल, चाहे आप टेंशन लगाओ, लोड कितना भी लगाओ, अगर नीचे ये टेंशन फोर्स जनरेट हुआ तो तुरंत बीम के पास ट्रांसफ़र कर देगा, सॉरी इसके पास, सरिया के पास, रेनफोर्समेंट के पास ट्रांसफ़र करेगा और वो गेन करेगी, स्लिप नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, essential so that they can act together without any slip in the loaded structure, ठीक है। with the perfect bond between them the plane section remains plane, जो हमने थ्योरी में पूरा पढ़ा है कि हमारा आफ्टर बेंडिंग प्लेन ही रहता है। the length of member required to develop the full bond is called the anchorage length। तो याद रखिएगा, जो लेंथ हमको ज़रूरत रहती है मेंबर में कि फुल बॉन्ड इनके बीच में, ऐसा भी नहीं बहुत छोटी प्रोवाइड करा दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंकरेज लेंथ, ठीक है। एंकरेज लेंथ बोलेंगे तो वो जो एंकरिंग लेंथ होती है वो क्या करती है, उसमें जो बॉन्ड को रखती है फुल डेवलपमेंट के लिए एक लेंथ जरूरत होती है। द बॉन्ड इज मेजर्ड बाय द बॉन्ड स्ट्रेसेस। अब बात ये आई
कि चल सर ये सर आपने ये तो समझा दिया हमको कि दोनों आप होल्ड करके रख रहे हो रेनफोर्समेंट और कंक्रीट को साथ में, तो ये इनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, तो ये रुके रहेंगे। अब बात यह आई कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि ये बॉन्ड बहुत अच्छा है और ये दोनों बहुत सही हैं। तो आप कहोगे कि ठीक है सर उसको डालिए और उस पर लोड अप्लाई कीजिए, चेक कीजिए, अगर नहीं हटे तो ठीक है। लेकिन ये तो बात हो गई आपकी प्रैक्टिकली कि अगर वो दोनों सही है साथ में हैं लेकिन आप चेक करोगे कौन सी क्राइटेरिया पे, कुछ तो बताओगे। तो बॉन्ड चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया आप बताओगे वो बॉन्ड स्ट्रेस बताओगे, मतलब जो अभी तक स्ट्रेस पढ़ रहे हो तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड स्ट्रेस आ गई है। अब देखेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है, कैसे डेवलप होगी, कहाँ पे होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारा रेनफोर्समेंट कंक्रीट के साथ में बॉन्ड बनाता है तो ध्यान रखना है कि कैसे वो स्ट्रेसेस को गेन करेगा। तो जब स्लिपिंग कंडीशन आती है, ट्रांसफ़र करते हैं, तो या तो क्या होगा कि जो उस दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट हो रहा होगा उसके कारण होल्ड रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो रफ अगर सरफेस होगी तो ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अगर इस प्लेन होगा स्मूथ तो थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, ठीक है, ये हो गई। तो इस तरीके से तीन जो मेन कंडीशन रहेंगी वो हम बताएंगे इसमें, ठीक है। आगे बताते हैं कि क्या क्या रहेगा उसमें बॉन्ड कंडीशन में। इन आवर कैलकुलेशन द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस विल बी यूज्ड, thus a tension member has to be anchored properly by providing additional length on either side of point of maximum tension which is known as development length in the tension, ठीक है। development length in the tension क्या है कि हम एक एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस कैलकुलेशन में क्या करते हैं, एक एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस लेते हैं। लोकल बॉन्ड स्ट्रेस वेरीज अलोंग द मेंबर विद द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो वो क्या होती है कि जो टेंशन मेंबर है हैज़ टू बी एंकर्ड प्रॉपरली बाय एडिशनल लेंथ ऑफ आइदर साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंशन। मतलब ये हुआ कि जब बीम में हमने मैक्सिमम टेंशन जहाँ पे जनरेट हो रही होगी उसके किसी भी साइड में, चाहे लेफ्ट राइट में, एक लेंथ प्रोवाइड कराते हैं हम। उस एडिशनल लेंथ होती है हमारी टेंशन मेंबर में, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, ठीक है। और सेम कंप्रेशन में भी होती है, उसको भी हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो टेंशन या कंप्रेशन में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो उसको डिनोट किससे करते हैं, LD से, डेवलपमेंट लेंथ से, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए हमने कहा कि जब लेंथ आप प्रोवाइड किए तो उसमें स्ट्रेसेस हुई, बॉन्ड हुआ, तो उनके कारण जो बॉन्ड की स्ट्रेस रहेगी उसी में अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिल जाएगा, और हम फिर और सारी चीज़ें जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 स्टिपुलेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर एंकरेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट लेंथ LD ओनली एम्प्लॉइंग डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ टाउ BD। तो टाउ VD अभी तक आपने पढ़ा है टाउ C, टाउ V, टाउ C मैक्स, अब आ गया है टाउ VD, ठीक है। ये टाउ VD क्या होता है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होती है। तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगी आप समझ गए हो ना, कि डेवलपमेंट लेंथ हम कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और क्या रहेगी, तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे, वहाँ पे हमें बॉन्ड स्ट्रेस जरूरत पड़ती है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है समझ गए, बॉन्ड जो कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच की बात हो रही है, ठीक है, उसके में। तो द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो डिफाइन एज द शियर फोर्स पर यूनिट नॉमिनल शियर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट वॉर। तो जितना भी शियर फोर्स होगा और उसको अगर हम उसकी जो एरिया होगी नॉमिनल यूनिट, नॉमिनल सरफेस एरिया ऑफ रेनफोर्स वार जो होगी उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो स्ट्रेस मिलेगी उसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। द स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन द इंटरफेस बिटवीन बार्स एंड सराउंडिंग कंक्रीट। अब ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेस कहाँ होती है, जो स्ट्रेस जो वार्स होंगी, जो रेनफोर्समेंट होंगी और उनके इंटरफेस पर जितनी भी कंक्रीट होगी उन दोनों के बीच में अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल टू द वार्स। और बॉस के पैरेलल ही तो होगा क्योंकि स्लिपिंग कंडीशन ऐसे होगी जैसे ये दोनों हाथ हैं, अब ऐसे स्लिपिंग है, अगर इसमें फेविक्विक लगा दें तो अच्छे से चिपक जाएगा, तो क्या वो बॉन्ड अच्छा बना ना, तब फिर ये हम ऐसे फोर्स लगाएं, लेकिन ये हमारे हाथ दोनों स्लिप नहीं करेंगे। तो ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे कंक्रीट है और ये देखिए यहाँ पर एनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है। तो अब देखिए ऐसे यहाँ पे तो स्लिप कर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हैंड और इस पेन के बीच में हमारा बॉन्ड की उतनी स्ट्रेस नहीं जनरेट हो रही है, ठीक है, स्मूथ है। अगर रफ सरफेस होती तो ये नहीं स्लिप करता है, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल है।
This concept of design bond stress finally result in additional length of var of specific diameter to provide beyond a given critical section. अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसी के कारण क्या हुआ, हमको कुछ ज़्यादा थोड़ी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो कहाँ से, वो क्रिटिकल सेक्शन जो मैंने बताया था कि जब कहीं पे असेंबली सपोर्टेड होता है तो वहाँ से डी इफेक्टिव डेप्थ पे हम क्रिटिकल सेक्शन कट करते हैं, वहाँ पे हमको ये लेंथ प्रोवाइड करानी पड़ती है, और वही हमारी होती है डेवलपमेंट लेंथ. So the overall bond failure may be avoided by this provision. Additional development length LD slippage of the var may not be allowed result in overall failure of beam. Slippage हम अलाउ नहीं कर सकते हैं ताकि मेरी ओवरऑल बीम ना फेल करे, इसीलिए हमें डेवलपमेंट लेंथ की जो कॉन्सेप्ट है इसकी ज़रूरत पड़ती है और एडिशनल प्रोविजन इसको प्रोवाइड कराते हैं. Desirable provide and encourage also to be maintain the integrity of the structure and thereby the enable it carry the load. IS 456/2000 जो है वो हमारा क्या स्टिपुलेट करा, द कैलकुलेटेड टेंशन और कंप्रेशन इन एनी वार एट एनी सेक्शन शैल बी डेवलप ऑन ईच साइड ऑफ द सेक्शन बाय अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट लेंथ और एंड एंकरेज और बाय द कम्बिनेशन ऑफ देयरफॉर एंकरेज जो भी हो. तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है टाउ वीडी, ठीक है, तो ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ये बता रहे हैं कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस आपको ज़रूरत पड़ी क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड्स था किसके बीच में, रेनफोर्समेंट और कंक्रीट में. तो आईएस कोड हमारा सब कुछ बताता है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जब भी आप रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिजाइन में आओगे. तो टाउ वीडी जो थी तो उन्होंने बताया कि टाउ वीडी फॉर द प्लेन वार इन अ टेंशन, अगर टाउ वीडी कोई प्लेन वार है, ठीक है, प्लेन वार और जो हमारी थोड़ी रफ वार बनाई जाती है जो, ओके, तो उनके बारे में अलग अलग डिफॉर्म्स वार जिनको बोलते हैं, डिफॉर्म वार, ठीक है, डिफॉर्म वार जो आती हैं, हाई स्ट्रेंथ वार्स जो आती हैं, इन पे देखिएगा आप सरिया तो उन पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लाइनें बनी रहती हैं, ठीक है, तो वो डिफॉर्म होती है. प्लेन वार आप देखे होंगे सिंपल सी. तो प्लेन वार के लिए टाउ वीडी जो होता है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, ये भी टाउ वीडी, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर M20 आप प्रोवाइड करा रहे हो तो उसके लिए टाउ वीडी की वैल्यू क्या होगी, 1.2, M25 तो 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 1.7, M40 से ओवर 1.9, ठीक है. फॉर डिफॉर्म्ड वार कन्फर्मिंग IS 1786 वाला वही वैल्यू चली आ रही है, दीज वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाई 60%, यही वैल्यूज क्या है, 60% आप इंक्रीज कर सकते हो जब डिफॉर्म वार प्रोवाइड करा सकते हो. फॉर वार इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाई 25%. अगर ये कंप्रेशन में वार प्रोवाइड हैं तो आप टेंशन वाली जो वार्स हैं वो आप लगभग 25% प्रोवाइड करा दो, उससे कम हो जाएगा. अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये पूरी बीम थी, लोडेड दिया गया है, ये क्रॉस सेक्शन हमने कट किए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए. तो अगर आपकी जो क्रॉस सेक्शन है, आप बीम शोइंग द LD ऑफ अ वार, देखो ये डेवलपमेंट लेंथ जितनी भी है जिसमें टेंशन फोर्स ये जनरेट हो रहा है A से B, A और V, ये डिस्टेंस टोटल हमने डेवलपमेंट लेंथ LD डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये LD हो गई. और ये देखिए यहाँ पर हमारा शियर फेलियर्स हो रहा था, ठीक है. तो देखिए इस तरीके से हमने जो टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई होगी वो थोड़ी और बढ़ा दी बिल्कुल पूरा. और ये क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीम आपकी रही होगी वो अगर L/2 ये कट की हमने, L क्या है, लेंथ ऑफ टोटल बीम होगी, तो X कोई सेक्शन है वो L/2 पे ही रखना है हमको, उससे कम ही रखनी है, ठीक है. अब देखिए ये जो डेवलपमेंट लेंथ में हम यहाँ पर जो ये इतनी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं 5 बार ऑफ डायमीटर है, और इस बार पे ये देखिए शियर स्ट्रेसेस दी गई हैं, इनको टाउ वीडी बोलते हैं. और ये क्या होगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम है इसी सेगमेंट का, यहाँ पे जो टेंशन में प्रोवाइड किए हैं ये शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, ठीक है. तो ये किसमें, कंक्रीट और आपकी रेनफोर्समेंट में, ठीक है, टेंशन में रेनफोर्समेंट है हमारी A से B तक की, ठीक है. और ये डिस्टेंस आपकी डेवलपमेंट लेंथ रहेगी, ये हमने प्रोवाइड की है, ठीक है. यहाँ पर आप समझ सकते हो स्ट्रक्चर में. अब बात आई है कि जो डेवलपमेंट लेंथ के लिए आप सिंगल वार प्रोवाइड करा रहे हो तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, फोर्स होगी, पुल वार करेगा वो कितना होगा, T = π/2 और उसमें क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स जो आपका ये रहेगा, इन दोनों को अगर इक्वल करें तो LD का जो फार्मूला होता है ये ध्यान रखिए, LD जो होती है वो φ/4 टाउ VD, और फाई की जो वैल्यू है ये वैल्यूज आपको कांस्टेंट अलग अलग कंडीशन पे
दी रहेंगी। ठीक है, अगर वार बंडल्स में प्रोवाइड करा रहे हो तो 10% जो IS कोड हमारा बताता है कि 10% 2 वार के लिए और 20% 3 वार के लिए हम और 33% 4 वार के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बंडल्ड वार में होता है। फिर हम चेक करेंगे, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कैसे इसको चेक करते हैं डेवलपमेंट लेंथ को। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।